अल्टरेशन ऑफ फूड करेंगे कि इसमें अल्टरेशंस कैसे होते हैं फूड में, क्या अल्टरेशन हो जाते हैं डाइजेशन के टाइम, क्या चेंजेस होते हैं. सो वी च्यू mastical food, masticate food and grind it. Chew food helps to increase the surface area of food. ये मैंने बताया था ड्रॉ करके आपको कि छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो फिर उसके पास जो हमारे एंजाइम्स हैं, जो हमारे क्या 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 बोलते हैं, जैसे HCl है, वो सब इजीली उनको डाइजेशन कर पाएंगे. सो chewing increases the surface area of food. So breaks the cell wall of cells, releasing the nutrients. और जैसे कोई एक शेल वॉल होता है किसी भी फूड का, जैसे हम अगर एग्जांपल ले लें, कोकोनट है ना, कोकोनट के ऊपर एक वॉल होती है, तो उसको हम ब्रेक करेंगे तभी अंदर तक रीच कर पाएंगे, राइट. वैसे ही फूड जो हम खाते हैं उसके ऊपर कोटिंग होती है उनके छिलकों की. जैसे अगर बोला जाए राजमा के ऊपर एक कोटिंग होती है उनके बीन्स के ऊपर, तो उनको जब हम ब्रेक करेंगे च्यू करके तभी हम उसका न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर पाएंगे. अगर हम ऐसे ही जो चना है या राजमा है ऐसे ही निकल जाएंगे बिना उसकी कोटिंग ब्रेक किए, तो उसका न्यूट्रिशन हम गेन नहीं कर पाएंगे. In the mouth, the tongue helps to mix the food with saliva. In the stomach, food mixes and altered further by contraction and relaxation of stomach. ये मैंने बताया था पहले कि स्टमक में contraction and relaxation होता है. This process is called peristalsis. ऐसे ऐसे होना, that is called peristalsis. Fat, we know, does not mix with water, but contraction and relaxation of stomach muscle breaks up. Okay. So, small particles of liquid in the stomach, जो एक लिक्विडी मीडियम है उसमें वो मिक्स हो पाता है. दिस dispersion of fat in the liquid is called emulsification. फैट बिना इमल्सिफाई हुए वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, वो उसका हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो वो इमल्सिफाई होता है, मिक्स होता है लिक्विड के साथ, जिसमें उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफी छोटे हो जाते हैं, जिससे हम उनको डाइजेस्ट कर पाते हैं. So carbohydrate, fats and proteins that are in food are much too large to be used to the body. ये हमने किया है शायद नहीं. Before the body can be used, it has to break them down into units which are small enough to be absorbed into the bloodstream. ये मैंने ओरली पहले ही बता दिया है, जो कुछ भी लिखा है अपनी लैंग्वेज में ये आपको पहले बता दिया है लास्ट क्लास में. वन ऑफ द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन फूड इज स्टार्च. ठीक है, मैक्सिमम जो भी सीरियल खाते हैं उसमें मैक्सिमम स्टार्च होता है. स्टार्च इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट कॉल्ड ग्लूकोज. All carbohydrate must be broken down into small soluble units of utilization of the body. तो यूटिलाइज होने के लिए इसको ब्रेक डाउन होना पड़ेगा सॉल्यूबल यूनिट में, जो सॉल्यूबल हो पाए. डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट व्हेन यू बिगिन च्यूइंग फूड. When we chew some bread or rice, we find it taste sweeter as we keep chewing. This is because saliva contains a starch splitting enzyme called ptyalin mixes with starch in the food in the stomach. Little breakdown of carbohydrate occurs in the intestine. However, the carbohydrate is completely hydrolyzed to glucose. I'm sharing this PDF. It will be easier for you. So
These are all digestion we have discussed earlier also. Fat digestion occurs mainly in the small intestine. Bile from the gallbladder breaks the fat into the particles. Bile एक ऐसा जूस है जो लिवर बनाता है और वहां से रिलीज होके गॉल ब्लैडर में जाता है. गॉल ब्लैडर से डक्ट के थ्रू जाता है फूड में जब वो डिओडेनम से पास हो रहा होता है, तो वहां पे जाके मिक्स होता है और वहां पे जो भी फैट है उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है. सो जिनको भी गॉल ब्लैडर स्टोन है अगर, तो जब भी वो फैटी फूड खाते हैं तो वो रिलीज नहीं होता है. वो रिलीज होना चाहता है वहां से, बाइल जूस का डिमांड होता है बॉडी में, तो रिलीज नहीं होता है, तो फिर पेन होता है बहुत ज्यादा. Thus the enzyme have more access to fat to hydrolyze them. Fat are also hydrolyzed during digestion, just like carbohydrate and protein. Digestion of fat takes place gradually in stages. Digestion of any one carbohydrate, protein, or fat is like starting with large chain of beads and splitting into pieces by removing one bead. जैसे एक माला की तरह है और उसको फिर ब्रेक करते हैं छोटे छोटे बीड्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में. नॉट एवरीथिंग वी ईट नीड टू बी डाइजेस्टेड. हर कुछ डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है. 2 मिनरल्स ऐसे हैं, दैट इज मिनरल एंड विटामिन. 2 न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जिनको ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती है. तो मिनरल्स में आते हैं आपके आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम एंड विटामिन्स में आता है विटामिन ए, बी, सी, डी, ई. तो ये सब जो है इनको ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं है. जैसे हम लेते हैं वैसे ही उसको हम एब्जॉर्ब कर पाते हैं. However, many times the minerals and vitamins are bound to the fat, protein or carbohydrate in your food. Thus, for these vitamin and minerals to be available for absorption, first they need to be separated from the complexes in which these are found in food. Fat soluble vitamin need to be dissolved in fat in order to absorption. Okay, before absorption the other nutrient are dissolved in water. किसी को भी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब होने के लिए पहले वाटर में मिक्स होना पड़ेगा. तो पहले से खाने के लिए पानी बॉडी में सफिशिएंट होना चाहिए. Therefore, water is essential for absorption of most nutrient. Enzymes speed up hydrolysis just like mixer hastens the grinding of food into smaller unit. For hydrolysis to occur, water is necessary. तो हाइड्रोलाइसिस है मतलब उसका मेन पार्ट ही वाटर है, हाइड्रो है. दैट मीन्स पानी के बिना वहां पे ब्रेकडाउन नहीं होगा और एब्जॉर्प्शन नहीं होगा. Any food that has not been digested and absorbed from the small intestine goes into the large intestine. Fiber is one substance in our diet that remains undigested. जितना फाइबर हम खाते हैं उतना का उतना हम उसको एक्सक्रीट कर देते हैं, उसको हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. बट दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेन आवर गट हेल्थ. अपना जो इंटेस्टाइन है उसको मेंटेन करने के लिए फाइबर जरूरी है. ओके, नहीं तो स्टूल पास नहीं होगा, वो आगे की ओर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वेस्ट और भी होते हैं, बिना फाइबर के भी और भी वेस्ट होते हैं, तो उसको निकालना पड़ता है. बहुत सारे बाइल के भी वेस्ट होते हैं, सेल्स होते हैं, बॉडी सेल जो रोज मरते हैं, काफी सारा वो पार्टिकल्स होता है, तो उसको तो निकालना ही पड़ेगा. तो कुछ एक ऐसा बल्की चीज चाहिए जो उसको आगे की ओर ले जाए. तो फाइबर एक ऐसी चीज है जो उनको आगे की ओर ले जाने में, एक बल्क बनाने में हेल्प करता है. Fiber is present in fruits, vegetable, in the outer skin of cereal, grains and pulses. Fiber has the property of absorbing water and swelling. वो फूलने में उसको हेल्प करता है, एब्जॉर्ब कर पाता है पानी. ओके, इट इज नॉट डाइजेस्टेड, इट ओनली इंक्रीजेस द बल्क. सिर्फ वो बल्क बढ़ाता है, डाइजेशन नहीं होता है इसका.
The undigested material, in addition, it soaks up water like sponge. As a result, if we eat sufficient fiber every day, we can ensure that muscle or our intestine are stimulated and defecation occurs regularly, and constipation can be prevented. तो अभी बल्क है तो वहां से क्या होगा, फूला रहेगा लार्ज इंटेस्टाइन, तो स्ट्रेचिंग होगा, मसल का एक्सरसाइज होगा, फिर आगे आगे जब जाएगा वो स्टूल तो पीछे का रिलैक्स होगा, तो इससे उसका एक्सरसाइज होगा मसल का। तो मसल एक्सरसाइज होगा तो उसकी जो लाइनिंग है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की वो हेल्दी रहेगी, उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। तो ब्लड सर्कुलेशन लार्ज इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का अच्छा रहने से क्या होगा, ना ही कोलोन कैंसर होगा, ना ही अल्सर होने के चांसेस हैं। तो इस केस में काफी प्रिवेंट करता है फाइबर। अगर समटाइम्स इंसान जो फाइबर अच्छा खा रहा है, समटाइम्स मैदा भी खा रहा है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, वो उसको मूव करने में हेल्प करेगा। Any food that has been digested and absorbed from the small intestine goes into large intestine. Fiber is one substance in our diet that remains undigested. Okay, so we have discussed all these things. In the large intestine, no new enzyme are produced. यहाँ पे कुछ भी नया नहीं secrete होता है, just वाटर जो है एक्स्ट्रा, जो लिक्विडी बना हुआ है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसमें से वाटर जो एक्सेस है वो रीएब्जॉर्ब होता है, वापस बॉडी उसको ले लेती है ताकि कंसिस्टेंसी वेस्ट की अच्छी बनी रहे। So we have studied fiber in good amount is very necessary in our daily diet. अगर कुछ केसेस होते हैं जैसे अल्सर हो गया, उस केस में हम जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो नहीं देते, वो सॉल्युबल फाइबर उस केस में देते हैं, क्योंकि उससे फिर एरोजन होता है। अगर पहले से कहीं पे अल्सर होके रखा है पेशेंट को, पहले उसने फाइबर नहीं खाया, वहां पे घाव होके रखा है कुछ भी रीजन से, रेड चिली से या किसी और रीजन से, तो उसमें और इरोजन ना हो इसके लिए हम सॉल्युबल फाइबर देते हैं, लाइक बनाना दे सकते हैं एंड बॉइल्ड एप्पल दे सकते हैं, इस तरह की चीजें देंगे। ऑरेंजेस नहीं देंगे जो इनसॉल्युबल फाइबर है। एंड इसबगोल जो होता है वो काफी हार्म करेगा उस केस में, अगर कुछ भी अल्सर है या फिर कुछ भी घाव है इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, तो उस केस में इसबगोल बिल्कुल बंद करना है अगर पेशेंट ले रहा है तो। इसबगोल इज कंप्लीटली इनसॉल्युबल फाइबर। Absorption is the process by which the products of digestion pass out of the digestive tract through the cell in the intestinal wall into the blood stream. जो भी न्यूट्रिशन है वो लेके ब्लड तक पहुंचाता है, ये प्रोसेस absorption. Most nutrients are absorbed directly into the blood, which is then distributed to different parts of the body. Some nutrients are absorbed in the stomach. फॉर एग्जाम्पल विटामिन B12, विटामिन B12 पेट से ही एब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड आयरन आर एब्सॉर्ब इन द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पोर्शन हैं, फर्स्ट इज डिओडेनम, सेकंड जेजुनम, थर्ड इज इलियम। लाइक can show you here, पहले भी डिस्कस किया है यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट इज दिस, ये है फर्स्ट पार्ट जिसका नाम है डिओडेनम। सेकेंड पार्ट इज इलियम, दिस इज हाफ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड थर्ड पार्ट इज जेजुनम।
So yeah, we were here. मोस्ट एंड प्रोडक्ट यहाँ पे हम थे विटामिन B12 जो है डायरेक्टली स्टमक से एब्जॉर्ब हो जाता है, और मिनरल्स लाइक कैल्शियम आयरन एब्जॉर्ब इन द फर्स्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो मिनरल्स हैं कैल्शियम आयरन के फर्स्ट पार्ट में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। स्टमक का जो नेक्स्ट पार्ट है, स्टमक खत्म हो गया उसके बाद आ जाता है डिओडेनम, वहीं पे मिनरल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। Most end product of digestion of carbohydrate, fats and proteins are absorbed in the small intestine. तो जो भी चीज़ें हैं तीनों जो ब्रेकडाउन होने वाली चीज़ें हैं, प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होने के लायक बन पाती हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट में भी वैराइटीज है, तो कुछ ऐसे भी हैं माल्टोज वगैरह जो माउथ में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो शुगर है जो माउथ से ही हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ carbohydrate, fats and proteins takes place after they are hydrolyzed into their smallest unit, glucose, fatty acids, amino acids respectively. तो ग्लूकोज जो है वो किसका सबसे छोटा पार्टिकल हो गया, एंड सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जब सबसे छोटा बन जाएगा उसको ब्रेक कर करके, तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ओके, एंड जो फैट्स हम खाते हैं, ऑयल्स खाते हैं, घी खाते हैं, क्रीम खाते हैं, वो सब एब्जॉर्ब होने के लिए उसको पहले फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो जितने भी हम फैट्स खाते हैं अल्टीमेटली वो कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड्स में। ओके, एंड जितने भी काइंड ऑफ प्रोटीन्स हम खाते हैं, चाहे वो एनिमल सोर्स का मिल्क हो, चाहे वो प्लांट सोर्स का बीन्स हो, तो ये सब अल्टीमेटली अमीनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं, तब जाके हम इसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ओके, ये हो गया एब्जॉर्प्शन। अभी यूटिलाइजेशन, एब्जॉर्ब होने के बाद उसको यूज करना है। So after being absorbed in the small intestine, the smaller unit of carbohydrate, glucose, proteins and fats are carried to the various part of the body through the blood stream. Blood stream से में absorb हो गया, अब ये सारे body parts में ट्रांसफर होगा, बिकॉज एवरी सेल को चाहिए, यहाँ से फिंगर से लेके पैर के टो तक, हेड को भी चाहिए, हर किसी को चाहिए न्यूट्रिशन, इवन हार्ट को भी चाहिए। तो सारी बॉडी में ये ट्रांसफर होगा और यूटिलाइज होगा। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं थोड़ा बहुत भी, या डेली वॉक करते हैं, मूवमेंट में रहते हैं, उनका सर्कुलेशन ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ज़्यादा अच्छा सर्कुलेशन रहेगा तो उनका बॉडी का जो रिपेयर है वो भी ज़्यादा अच्छा रहता है। इन द बॉडी cells, carbohydrate and fat are broken down on burnt to produce energy in the form of heat. ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट है उसको हम ऐसा नहीं है कि हम खाते जा रहे फिर जो भी एब्जॉर्ब किया कार्बोहाइड्रेट बॉडी में स्टोर हो रहा है, नहीं, हम उसको यूज भी कर रहे हैं। ओके, अगर हम जितना खा रहे उतना यूज नहीं कर रहे, तब वो बाकी का बचा हुआ स्टोर होगा और फिर वो फैट में कन्वर्ट होगा और हम मोटे हो जाएंगे। तो हम जितना खाते हैं उतना हमें खर्च करना है, तो जो बॉडी वेट है वही मेंटेन रहेगा। ठीक है, अगर कोई मोटा इंसान है 80 kg का और वो जितना खा रहा है रोज उतना वो खर्च कर रहा है, तो वो हमेशा के लिए 80 ही रहेगा। ओके, उसको पतला होने के लिए जितना खा रहा है उससे कम, जितना खा रहा है उससे ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, तब वो वेट लॉस करेगा। अगर वो जितना खा रहा है उससे और वो खर्च कम कर रहा है, तो एवरी डे वो मोटा होने में आगे बढ़ता जाएगा, वो मोटा होता जाएगा। ओके, सो द इनटेक एंड एक्सपेंस जो भी है हमारा एनर्जी का, दैट शुड बी इक्वल टू मेंटेन बॉडी वेट।
और जब भी वेट बढ़ाना है, कोई पतला है तो जितना उसका खर्च कर रहा है, अगर वो ज़्यादा एक्टिव है तो उसका इनटेक को बढ़ाना पड़ेगा ताकि बॉडी में स्टोर होता जाए और नए सेल्स बने। In the body cell, carbohydrates and fats are broken down or burned to produce energy in the form of heat. Carbohydrates that are in excess of the body's needs are converted into fats and are stored in the body. ठीक है, हमेशा हम एनर्जी खर्च कर रहे हैं ना। जब हम सो रहे होते हैं तो हमें थोड़ा ज़्यादा कंपैरेटिवली ठंड लगती है। आपने नोटिस किया होगा, अगर मैं चल रही हूँ मुझे थोड़ा कम ठंड लगेगी, अगर मैं बैठी हूँ थोड़ा ज़्यादा। एंड जब मैं सो रही हूँ, लेटी हूँ, एकदम स्टैटिक पोजीशन में हूँ, तब मुझे थोड़ी ज़्यादा ठंड लगेगी, मुझे थोड़ा ओढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब मैं चल रही थी तो मुझे उतनी ठंड नहीं लग रही थी, मैं बिना ब्लैंकेट या चादर के मूव कर पा रही थी इजीली, राइट। तो क्योंकि जब हम लेटे होते हैं, रेस्ट पोजीशन में है, जितना ज़्यादा उतना कम एनर्जी खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो जब भी एनर्जी खर्च होती है तो हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो हीट कम प्रोड्यूस हो रही है लेटे वाले पोजीशन में, इसीलिए हम जब चल रहे हैं तो हमें ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब जब हम लेटे होते हैं तो हमें थोड़ा चादर की ज़रूरत पड़ती है, राइट। या फिर अगर हम गर्मी का सीज़न को अगर हम कंपेयर करें तो जब हम बैठे हैं या लेटे हैं हमें उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। लेकिन जब हम दौड़ रहे हैं, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या ज़्यादा बोल रहे हैं या ज़्यादा चल रहे हैं तो हमें ज़्यादा गर्मी लगती है। ठीक है, हर कोई हर समय एनर्जी कुछ ना कुछ छोड़ रहा होता है, खर्च कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर कि एक रूम है और उस रूम में 10 लोग हैं और उसी रूम में अगर 50 लोग को भर दिया जाए तो वो रूम में उतने ही टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में, उतने ही फैन की स्पीड में या एसी में गर्मी ज़्यादा लगने लगेगी, क्योंकि वो सबके सब ज़्यादा एनर्जी खर्च कर रहे हैं। पहले 10 लोग थे, अभी 50 लोग वहीं पे एनर्जी खर्च कर रहे हैं। वो लोग का सेल कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और एनर्जी यूज कर रहे हैं और हीट बन रही है। तो जब भी ब्रेकडाउन होता है हमेशा ही हम एनर्जी खर्च कर रहे होते हैं और हीट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। Carbohydrates that are in excess of the body's need are covered into the fat and the stored in the body. Proteins are used for building new cells during period of growth and for repairing old and worn out one when growth is complete. ठीक है, एक एक एज के बाद फिर ग्रोथ नहीं होती है, वही हाइट रह जाती है। उसके बाद सिर्फ रिपेयर होते हैं, जो भी सेल है डैमेज हो रहे हैं उसको सिर्फ रिपेयर करना पड़ता है। तो अगर सिर्फ रिपेयर के लिए चाहिए, नया सेल नहीं बनाना है, तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट फिर कम हो जाती है। लेकिन जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं उनमें प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको रिपेयर भी करना है और उनको हाइट भी बढ़ानी है, ग्रोथ भी, न्यू सेल्स भी बनाने हैं। The smaller unit of protein left over after completing this function are converted to body fat. However, if the calories produced by the fats and carbohydrates are not adequate for the body, protein are also converted to energy. Okay. So, अगर हम उतना कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटीन से एनर्जी यूज करना पड़ेगा, बॉडी वहां से यूज कर लेगी। तो इसीलिए कई बार जो कम खा रहे होते हैं तो बॉडी सेल क्या होता है, टूटते जाते हैं और इंसान पतला होता जाता है। जो उसका मसल सेल था वो कम होता जाएगा, वो टूटता जाएगा। ओके। सो जैसा खाएंगे वैसा बॉडी फॉर्म होगा। दिस इज ऑल डिपेंड ऑन योर फूड, योर प्लेट, कि आप क्या उसमें खा रहे हैं। सो
Nutrition. Nutrition science is defined by Robinson as the science of food, nutrients, and other substances therein, their action, interaction, and balance in relation to health and disease. Okay, the process by which an organism ingest लेना, उसको डाइजेस्ट करना, ब्रेक डाउन करना, दैट मीन्स एब्जॉर्ब करना, बॉडी के सेल्स के अंदर लेना, ब्लड के अंदर लेना, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना बॉडी में, एंड यूटिलाइजेस न्यूट्रिएंट एंड डिस्पोजेस ऑफ देयर एंड प्रोडक्ट, उसके बाद एंड प्रोडक्ट तक डिस्पोज करना। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। इंजेशन मतलब बॉडी के अंदर लेना, और एब्जॉर्प्शन मतलब जो खाया है, ब्रेक डाउन हुआ है, उसको ब्लड स्ट्रीम के अंदर लेना। ओके, देयर आर डिफरेंस। So nutrition is the science of food, nutrients and other substances therein, their action, ये सारे actions आएंगे, और interaction and balance in the relation हेल्थ एंड डिजीज के बीच में। ठीक है, उससे जो हमने खाया उससे हेल्थ में क्या चेंजेस आएंगे, डिजीज में क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते, क्या खाया तो उससे डिजीज में क्या चेंजेस आएंगे। तो दीज ऑल प्रोसेस कम्स इन न्यूट्रिशन। Thus, the entire gamut of what food are needed for maintaining good health, how they are processed to provide us the with to carry out our daily activities, and how the end product of the food we ingest or eat are eliminated constitute the science of nutrition. These all things, खाने से लेकर एक्सक्रीट करने तक, एलिमिनेट करने तक, एवरीथिंग जो बीच में हुआ सब कुछ हमें जानना होता है। The body needs change through the various stage of the life cycle. It is necessary to know how to meet these needs by proper selection and intake of food. कितना खाना है और कौन सा फूड खाना है, these comes in this. The person's growth rate and size is decided by two main factors: one's inborn capacity to grow and environmental condition. Nutrition is one of the major environmental conditions, because if our genes decide how tall we should be, then our nutrition decide whether we reach such height or not. Okay, मान लीजिए कोई इंसान है ए, ओके, इसका नाम है ए, उसका वो बहुत टॉल है, उसके पास जीन्स है, उसकी जो वाइफ है वो भी काफी टॉल है। ठीक है, उसका जो बच्चा हुआ वो अभी साइंस बोलेगा इसके पास तो ये टॉल होगा बिकॉज इसके पास जीन्स है टॉल होने वाला। ठीक है, बट इफ उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन ना दिया जाए, प्रोटीन लैकिंग, कैल्शियम लैकिंग न्यूट्रिशन दिया जाए, तो वो जो जीन्स है उसके अंदर वो कुछ काम नहीं कर पाएगा, वो छोटा रह जाएगा। ओके, सो सिर्फ जीन से नहीं होगा, आपको न्यूट्रिशन भी चाहिए वो लेवल अटेन करने के लिए। ओके, एंड समटाइम्स ऐसा भी होता है जीन्स छोटे हैं फिर भी हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, कहीं तो किसी पेरेंट का, किसी का जीन्स में थोड़ा अगर कोई रिसेसिव भी है, डोमिनेट नहीं है, तो हो सकता है वो काम कर जाए और वो थोड़ी तो हाइट बढ़ा दे। तो डाइट प्लस जीन्स दोनों मैटर करता है कि इंसान की हाइट क्या होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो 5 फुट के ही होते हैं एकदम उसको हम 7 फुट कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, उसका जो हाईएस्ट लेवल हो सकता है उस जीन्स के साथ वो जरूर कर सकते हैं।
एंड फॉर हाइट प्रोटीन तो चाहिए ही, कैल्शियम तो चाहिए ही। टमाटोज आर वेरी गुड, उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं जो हाइट ग्रोथ में बहुत हेल्प करते हैं। तो किसी को भी अगर शॉर्ट हाइट की प्रॉब्लम है, उनके बच्चे पढ़ नहीं रहे, बिकॉज आज की डेट में जो जनरेशन है काफ़ी छोटी हो रही है, तो उनको ध्यान देना, एक तो न्यूट्रिशन सही हो, लो शुगर एंड हाई प्रोटीन हाई कैल्शियम डाइट हो, साथ में टमाटो जरूर खाएं वो एवरीडे मील में। तो इट विल इंक्रीज। अगर किसी की हाइट कम है, उस केस में टीन एज के टाइम से ही या उसके पहले से ही, लाइक 10 years से ही बच्चा अगर खाए टमाटोज एंड प्रोटीन एंड कैल्शियम वाला फूड, तो ये मस्ट रीच देयर हाईएस्ट, जो भी रीच कर सकता है वो कर पाएगा। Nutrition affect our body size, our performance, and our longevity. And good and bad nutrition can be watched from assessment of these three parameters. Body size means our height, weight, and skin fold thickness. ठीक है, बॉडी साइज मतलब उसका साइज क्या होगा, हाइट क्या होगी, बॉडी का वेट क्या होगा, एंड स्किन फोल्ड थिकनेस, जिसको हम ऐसे ऐसे पकड़ के चेक करते हैं, फिंगर से नहीं, कैलिपर होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम ऐसे पकड़ के चेक करते हैं और स्किन फोल्ड थिकनेस का पता लगाते हैं, वैसे करके इंस्ट्रूमेंट में पता लगता है। तो न्यूट्रिशन से ये तीनों अफेक्ट करते हैं, स्किन फोल्ड थिकनेस क्या है, साइज क्या है, और बॉडी का हाइट क्या है। And our longevity and good and bad nutrition can, okay, we have completed this. So these three things, height, weight, and skin fold thickness, are broad parameters to know whether we are in tune with genetic inheritance and आर वेल नरिश। तो इन तीनों से हम माल नरिशमेंट या बच्चा कितना नरिश है उसका पता लगाते हैं। और भी पैरामीटर्स हैं, हेड सर्कम्फ्रेंस किया जाता है, हेड का नाप लिया जाता है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिससे हम उसका हेल्थ का पता लगाते हैं। लाइक वी कैन से न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो किसी भी इंसान का न्यूट्रिशनल स्टेटस जानने के लिए हमें उसकी हाइट, वेट एंड स्किन फोल्ड थिकनेस देखना होता है, लेकिन जनरली हॉस्पिटल्स में सिर्फ हाइट एंड वेट किया जाता है। एंड जो आईपी पेशेंट होते हैं, इन पेशेंट जो एडमिट होता है, तो उनमें सिर्फ वेट किया जाता है, और भी पैरामीटर्स होते हैं वहाँ उस केस में कि पेशेंट को भूख लग रही है कि नहीं, पेशेंट कितने दिन से कॉन्स्टिपेटेड है, मोशन हुआ है कि नहीं, तो ये सब चीज़ें, वॉमिटिंग है कि नहीं, तो ये सब पैरामीटर से चेक किया जाता है उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस। Nutrition affects our ability to learn and retain information. As the brain is fastest growing organ in the body, most of its growth is over by the time a child is around 2 years old. So, providing good nutrition to a pregnant and lactating mother, an infant, and a preschooler इज़ वेरी वाइटल। तो इस टाइम में सही न्यूट्रिशन देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाद में बहुत अच्छा न्यूट्रिशन दे के बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन बचपन में जो फर्स्ट 5 years जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, जो फिजिकल उसका स्ट्रक्चर बनता है, वो फर्स्ट 5 years में ही होता है, और उसमें भी फर्स्ट 2 years जो है वो बहुत क्रूशियल है। जब वॉर्म में है, जब वो फीटस है, मदर के टमी में है, तो उस टाइम जो उसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस टाइम मदर का न्यूट्रिशन बहुत सही होना चाहिए। आफ्टर डिलीवरी लैक्टेशन होना चाहिए, और उसके बाद अच्छा खाना होना चाहिए।
आजकल देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को, 1 साल के बच्चे भी चिप्स खा रहे हैं, तो दैट इज वेरी डेंजरस। लाइक अजीनोमोटो इज अ काइंड ऑफ कंपोनेंट जो हाइट बढ़ाने से रोकता है। तो इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा अजीनोमोटो होता है। सो आज के लिए इतना ही। आई एम हैविंग सम इरिटेशन इन माय आईज, आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक some reason of light. So it is almost going to end the class. कुछ क्वेरी है तो आप पूछिए, that we can do till 8 o'clock. कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। मैम एसिड्स के बारे में प्लीज थोड़ा एलैबोरेट करके बताइए, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स। आकांक्षा त्यागी आप कुछ बोल रहे हैं या मुझे सुनाई नहीं दे रहा है? आई थिंक मैंने म्यूट किया हुआ है क्या? ओके, आई एम इंक्रीजिंग माय वॉल्यूम। फिर से बोलिएगा आप। हाँ जी, अभी। हाँ जी मैम, हाँ जी, एसिड्स के बारे में थोड़ा सा प्लीज एलैबोरेट कीजिए, मतलब फिर से अमीनो बोलिएगा एसिड्स। थोड़ा। हाँ, अभी बोलिए। एसिड्स के बारे में जानना था मैम, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ये सब इसमें थोड़ा एलैबोरेट करके प्लीज बताइए। किसके बारे में जानना है? एसिड्स, एसिड्स अमीनो एसिड होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, इन सब के बारे में। आई एम नॉट गेटिंग आप क्या बोल रहे हैं। अल्सर्स बोल रहे हैं क्या? इंटेस्टाइनल अल्सर की बात कर रहे हैं आप? हेलो, अभी आवाज आ रही है? हाँ जी। मैम एसिड्स के बारे में, जैसे अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स, ये सब एसिड्स, इनके बारे में ओके जानना ओके ओके। अमीनो एसिड्स, ओके। तो सबका अपना अपना रोल है। फर्स्ट हम अमीनो एसिड्स की बात कर लेते हैं। ये प्रोटीन है एक्चुअली में, ठीक है? जो हम प्रोटीन खाते हैं वैसा अब्सॉर्ब नहीं कर पाते, उसको ब्रेक डाउन करके अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनते, हमें बाहर से लेने होते हैं। दे आर 9। तो वो हमें दाल से, चावल से और मिल्क से और भी बहुत सारे प्रोटीन सोर्सेज से मिलते हैं। वो जब हम लेते हैं तो हमारी बॉडी में सेल्स रिपेयर होते हैं, चोट लगती है अगर वो रिपेयर होता है, कहीं पे इंजरी हो गई आपको तो वहाँ पे सेल डैमेज हो जाते हैं, तो उसको नया से बनाते हैं, वो इरोड होते हैं और वहाँ पे नए सेल बनते हैं। तो ये सारा काम अमीनो एसिड्स का होता है जो कि प्रोटीन है। ओके। सेकेंड थिंग आपने बोला फैटी एसिड्स, राइट? फैटी एसिड्स आर फैट्स। फैट्स का ही ये स्मॉलर पार्ट है। ये भी बहुत एसेंशियल है बॉडी के लिए, स्किन में सॉफ्टनेस रखना। ओके। बॉडी में फैट लेयर भी बहुत ज़रूरी है जो हमें हीट से और ठंड से बचाती है। अगर बिल्कुल बॉडी फैट नहीं होगा तो स्किन बहुत ड्राई होगी। जैसे मॉडल्स की बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होती है, उनको बाहर से मालिश किया जाता है, ऑयल से पूरा मसाज करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट अलाउड टू मेंटेन इवन नॉर्मल बॉडी वेट भी उनको नहीं रखना होता है, उनको उससे पतला रहना होता है, अंडर वेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा, एकदम स्किनी रहना होता है। उनका स्किन फोल्ड देखेंगे तो एकदम खराब होता है वो, जिसको हम न्यूट्रिशनली हेल्दी नहीं मानते, मगर उनको करना है तो हमें कराना पड़ता है। तो उनका वही डिमांड है। तो उस केस में फैट्स एकदम निग्लिजिबल होता है। दे डोंट टेक विजिबल फैट, दिखाई देने वाला फैट नहीं खाते जो हम कुकिंग के लिए लेते हैं, है ना? वो फूड में भी फैट होता है, चावल में, दाल में, सब्जी में भी बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ फैट रहता है, तो उतना ही वो खाते हैं, उससे ज्यादा नहीं खाते। ओके। इसका फैटी एसिड्स का बहुत बड़ा रोल है। कुछ गुड फैट्स होते हैं जो नट्स में होते हैं, आलमंड्स में, वॉलनट में। ये हार्ट हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। एंड ट्राइग्लिसराइड, अमीनो एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड इन सबको नॉर्मलाइज करने में हेल्प करते हैं, क्लॉट्स नहीं होने देते। तो गुड फैट्स को हम एचडीएल बोलते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये अगर ब्लड में कम है, आप जब टेस्ट कराते हैं तो आपको टेस्ट में मिलता है लिपिड प्रोफाइल में एलडीएल, वीएलडीएल एंड एचडीएल।
तो गुड फैट आपने ऐसा नाम सुना होगा, दैट इज HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। ये क्लॉट्स नहीं होने देते आर्टरीज में, तो दे आर वेरी गुड। तो हमें नट्स खाने से वो कंप्लीट होता है। ओके मैम, और ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स ये सब क्या होता है? ये फैटी एसिड्स ही हैं। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये फैट्स के अंदर ही आते हैं, जो गुड फैट्स होते हैं, जो हमें आलमंड से, वॉलनट से मिलते हैं। ओके, अच्छा। तो ये हमें एवरीडे खाना चाहिए। और भी रोल्स हैं इनके, लाइक जिनको बच्चे जो होते हैं इरिटेट होते हैं, चिड़चिड़ करना, तो हो सकता है उनमें ओमेगा फैटी एसिड्स का टेस्ट कराएं तो वो कम आए। तो रोज नट्स देना चाहिए बच्चे को, सोख करके देना नट्स को ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बॉडी उसको इजीली ब्रेक डाउन कर पाता है। मैंने बोला ना, हाइड्रो चाहिए हर जगह लाइसिस के लिए, ब्रेक डाउन के लिए। तो अगर वो सोक्ड रहेगा तो जितना जैसे मान लीजिए उसमें 5 mg कोई भी मिनरल है, कैल्शियम है मान लीजिए, तो 5 mg का 4 mg तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, वाटर सोक्ड है तो। लेकिन अगर आप ड्राई खा लेंगे तो 5 mg में से हो सकता है 2 हो जाए या 1 हो जाए, क्योंकि हम जरूरी नहीं जितना खाते हैं वो सब एब्जॉर्ब होता है, वेस्ट भी निकलता है, सारा का सारा हम नहीं एब्जॉर्ब कर पाते। हमारा च्यूइंग कैसा है, हमने उसको कितने अच्छे से कुक किया है, कितने अच्छे से सोक किया है, ये सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। हमारी बॉडी कितनी हेल्दी है, हम कितना एक्टिव हैं, इस पे भी डिपेंड करता है हम कितना एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। तो दीज आर एसेंशियल फैटी एसिड्स जो नट्स में ज़्यादा होती हैं, गुड सोर्सेज हैं, तो इनको ज़रूर रोज़ खाना चाहिए। और कई लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, उतना ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, मगर रोज़ खाने की ज़रूरत है। तो आई रिकमेंड 2 आलमंड्स एंड 1 वॉलनट एवरी डे, मॉर्निंग में सोक करके। अगर मॉर्निंग में किसी को सूट नहीं कर रहा, कई बार गले में छिलने का प्रॉब्लम हो सकता है किसी को वॉलनट से, कई बार होता है, तो इवनिंग में खा सकते हैं, मगर थोड़ा गैप में खाए, क्योंकि अगर आप खाने के साथ खाएंगे तो उतना एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, फाइबर के साथ मिक्स होके वो एक्सक्रीट हो जाएगा थोड़ा ज़्यादा। लेकिन अगर आप थोड़ा गैप में खाएंगे, लाइक आपने लंच किया 2 बजे और 5 बजे आप नट्स खा रहे, तो वो बेटर होगा। तो कोशिश करिए उसको गैप में खाने के लिए। ओके मैम, ओके, थैंक यू। तो हर किसी को हर ग्रुप से ज़रूर खाना चाहिए। ध्यान रखना है रोज़ कि आपने कुछ सब्जी खाई कि नहीं, कुछ सीरियल खाया कि नहीं, कुछ दाल प्रोडक्ट खाया कि नहीं, दाल नहीं भी खाया तो मिल्क प्रोडक्ट खाया कि नहीं, लाइक प्रोटीन सोर्स कुछ होना चाहिए। फिर आपने सैलेड ग्रुप से, वेजिटेबल ग्रुप से खाया कि नहीं, नट्स ग्रुप से खाया कि नहीं। तो ये सारे ग्रुप्स हैं जिसमें अलग अलग न्यूट्रिशन की रिच सोर्सेज हैं। तो कोशिश करना चाहिए सारे ग्रुप से खाने के लिए। So I'm going to end the class. Good evening, everyone. Jai Shri Krishna.